साथियों, हमें बताया गया 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अगर सही में अगर देश आजाद हुआ तो हमारी समस्या नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन आज हजारों समस्याएं हमारी निर्माण हुई। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, क्या गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का आंदोलन था या डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? एक है देश आजादी का आंदोलन, दूसरा है देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। भारत में दो आजादी के आंदोलन चले, एक देश आजादी का आंदोलन और एक देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। देश आजादी का आंदोलन गांधी जी ने सफल किया, लेकिन देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, ये लोग जो देश में रहने वाले लोगों के आजादी का जो आंदोलन चला रहे थे वो अभी तक सफल नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि देश में रहने वाले जो लोग हैं वो आजाद ना होने की वजह से क्या हुआ कि गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी आजाद भारत में पैदा हुई। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी आजाद भारत में निर्माण हुई। गुलाम भारत में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे, आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। 83 करोड़ का मतलब 83 करोड़ लोग प्रधान, सरपंच फॉर्म नहीं भर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, अनामत रकम नहीं भर सकते, जिला पंचायत, विधि पालिका, विधानसभा, सांसद दूर की बात है। 83 करोड़ लोग भारत के आज प्रधान की का या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब 83 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बेदखल कर दिया। अंग्रेज काल में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, चलो मान लेते 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। आज आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। और आज वर्तमान में सिंधु बॉर्डर पर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। टीवी पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े नहीं हैं। बहुत सारे किसानों की उधर हत्याएं हो रही है और यह हत्या इस देश की सिस्टम कर रही है। कोई बारिश की वजह से मर रहा है, कोई ठंड की वजह से मर रहा है, कोई भूख खाना नहीं मिल रहा है इस वजह से मर रहा है। यह हत्या है। अभी भी सिंधु बॉर्डर पर लगे हुए किसान। लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश के किसान की यह परिस्थिति है। जो एमएसपी हटाने का जो मामला है, यह क्या है? टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी के घर भरने का मामला है। इससे किसान का तो नुकसान होगा ही, लेकिन जनता का नुकसान होगा। 40-50 रुपए केजी की जो फूल गोभी होती है वो 100-200 रुपए केजी बन जाएगी, तो हम भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। कोई टमाटर 30-40 रुपए केजी मिल रहे हैं, वो 100-200 हो जाएंगे, हम भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। साथियों, गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था, एक भी महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। अंग्रेज काल में हम जंगलों में थे, आदिवासी लोग, कुछ लोगों के साथ में अछूत का व्यवहार होता था, गांव के बाहर रहते थे। जो शूद्र थे वो गांव के अंदर थे। भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। अंग्रेज काल में आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर महिला के ऊपर अत्याचार होता है। तकरीबन पूरे पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने तक 500 मीटिंगों का प्लान हम लोगों ने बनाया। गांव देहात में मीटिंग होगी, ब्लॉक में मीटिंग होगी, सब डिवीज़न में मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मीटिंग होगी। करीबन अप्रैल महीने तक 500 मीटिंगा हम लोग वेस्ट बंगाल में ले रहे हैं। और इस संदर्भ में अलग अलग कम्युनिटी के जो हमारे प्रचारक है, जो हमारे प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में लगाई जा रही है। साथियों, जो देश के हालात और परिस्थिति है बहुत ही गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उतने गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए हम लोगों को नजर नहीं आ रहे।
प्रतिदिन दुश्मन षड्यंत्र कर रहा है, नए नए हथकंडे अपना रहा है। हम कार्यकर्ताओं को दुश्मन के चरित्र को ध्यान में रखकर, दुश्मन के षड्यंत्र को रखकर हम लोगों ने अपनी गति बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो गति बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुश्मनों का काम जो है दुश्मनी करना, हम कार्यकर्ताओं का कार्य है समाज में दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज में समाज को तैयार करना है। दुश्मन दुश्मनी करेगा तभी हम उसको दुश्मन कहलाएंगे। तो दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, वो तो दुश्मनी करेगा ही, वो तो षड्यंत्र करेगा ही। हमारा काम है कि दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करना है। और समाज को वही व्यक्ति तैयार कर सकता है जो व्यक्ति जागरूक होता है। अगर हम लोग अगर जागरूक लोग हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर सबसे पहले अगर हम लोगों को उसकी जानकारी मिली है, तो ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है कि हम लोग दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करें। जिनको जानकारी है, जिनका दायित्व है, जो जागरूक है, अगर वही व्यक्ति अगर कार्य नहीं करेगा, तो जिनको दुश्मन के बारे में या अपने इतिहास के बारे में ABCD मालूम नहीं है, उनसे आप लोग अपेक्षा करेंगे कि समाज में वो आंदोलन करेंगे? उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती जो लोग जागरूक नहीं हैं। जो जागरूक है अगर वह कार्य नहीं करेंगे, और जो जागरूक ही नहीं है, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनसे अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वो लोग समाज को सही दिशा देंगे। हमारे समाज का जो कैरेक्टर बनाया हुआ है दुश्मन ने कि छोटे छोटे बिंदु को हमारा समाज सेंट्रलाइज लिया हुआ है। उसको लगता है कि गरीबी हमारी मूल समस्या है, भुखमरी हमारी मूल समस्या है, नौकरी हमारी मूल समस्या है, रोजगार हमारा मूल समस्या है। ये तो समाज का कैरेक्टर है, ये तो समाज की समझ है, ये तो समाज की अंडरस्टैंडिंग है। रोड नहीं है, पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, छोटे छोटे बिंदु में हमारे समाज को सेंट्रलाइज किया है। यह हमारे समाज की एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉमन मैन की एक समझ है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि यह हमारे समाज की समस्या नहीं है। हमारे समाज की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो ये है कि हमारा समाज अजागरूक है, दिशाहीन है, असंगठित है, अज्ञानी है, नेतृत्वहीन है और प्रतिनिधित्व विहीन है। जो बातें आपको बताई जा रही, ये हमारी मूल समस्या है। ये तो गरीबी, भूखमरी, लाचारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, छात्र युवाओं की समस्या, मजदूरों की समस्या, नौकरियां समाप्त हो रही, रिजर्वेशन समाप्त हो चुका है। ये समस्या है, परिणाम है, ये कारण नहीं है, ये परिणाम है। और हर परिणाम के पीछे एक कारण है, हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। लेकिन प्रमुख अगर हमारे समाज की अगर कोई महत्वपूर्ण अगर समस्या है, सबसे बड़ी अगर समस्या है, तो वो समस्या है कि हमारा समाज अज्ञानी है, अजागरूक है, दिशाहीन है। जो बातें हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे समाज में हजारों समस्याएं निर्माण हुई, इतनी समस्याएं निर्माण की कि आप अगर समस्या का समाधान करना अगर चाहोगे तो समस्या की लिस्ट बनानी पड़ेगी। समस्या की अगर लिस्ट बनाओगे तो नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेना होगा। चलो नंबर 1 की समस्या छुड़ा दी आपने, गरीबी खत्म कर दी, तो दूसरी समस्या लाइन पर खड़ी है, वेटिंग पर है। चलिए दूसरी समस्या का आपने समाधान किया तो तीसरी समस्या वेटिंग पर है। इंसान की जिंदगी 65 से 70 साल तक है, फिर मर जाता है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है और उनको अक्ल आने के लिए, समझदारी आने के लिए 25 साल लग जाते हैं। पैदा हुआ तो समझदारी आने के लिए 25 साल लग जाते, फिर 25 साल के बाद समाज का काम शुरू करता है,
फिर इंसान की उम्र 65 साल 70 साल की होती है, मतलब वो 30 से 35 साल तक काम करता है, फिर मर जाता है। फिर कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर उसको अक्ल आने में 25 साल लग जाते। यही तो हो रहा है समाज में। हजारों समस्या है। उन समस्याओं को लेकर हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों का मनोविज्ञान ऐसे बनाया गया कि छोटे छोटे बिंदु में हमारे समाज के लोग जो है वो गिरे हुए, फंसे हुए। उनको लगता है हमारे वार्ड में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनको लगता है यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके ही लिए लड़ते रहेंगे। उनको किसी समाज की सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम होती है तो वो उसके ही लिए लड़ते रहेंगे। उनको लगता है यही मुख्य समस्या है। कितने लड़ते, जिंदगी लगा देते। कितने लड़ते, लाठी खाने तक लड़ते। कितने लड़ते, जेल जाने तक लड़ते। इस देश में हजारों समस्याओं का सिर्फ संचय बनते जा रहा है। समाधान किसी भी समस्या का नहीं हुआ, सिर्फ संचय बनते जा रहा है। साथियों, हमें बताया गया 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अगर सही में अगर देश आजाद हुआ तो हमारी समस्या नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन आज हजारों समस्याएं हमारी निर्माण हुई। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, क्या गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का आंदोलन था या डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? एक है देश आजादी का आंदोलन, दूसरा है देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। भारत में दो आजादी के आंदोलन चले, एक देश आजादी का आंदोलन और एक देश में रहने वाले लोगों की आजादी का आंदोलन। देश आजादी का आंदोलन गांधी जी ने सफल किया, लेकिन देश में रहने वाले लोगों की आजादी का आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, ये लोग जो देश में रहने वाले लोगों की आजादी का जो आंदोलन चला रहे थे वो अभी तक सफल नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि देश में रहने वाले जो लोग हैं वो आजाद ना होने की वजह से क्या हुआ कि गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी आजाद भारत में पैदा हुई। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी आजाद भारत में निर्माण हुई। गुलाम भारत में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे, आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। 83 करोड़ का मतलब 83 करोड़ लोग प्रधान, सरपंच फॉर्म नहीं भर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, अनामत रकम नहीं भर सकते, जिला पंचायत, विधि पालिका, विधानसभा, सांसद दूर की बात है। 83 करोड़ लोग भारत के आज प्रधान की का या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब 83 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बेदखल कर दिया। अंग्रेज काल में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, चलो मान लेते 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। आज आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की और आज वर्तमान में सिंधु बॉर्डर पर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। टीवी पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े नहीं है। बहुत सारे किसानों की उधर हत्याएं हो रही है और यह हत्या इस देश की सिस्टम कर रही है। कोई बारिश की वजह से मर रहा है, कोई ठंड की वजह से मर रहा है, कोई भूख खाना नहीं मिल रहा है इस वजह से मर रहा है। यह हत्या है। अभी भी सिंधु बॉर्डर पर लगे हुए किसान लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश के किसान की यह परिस्थिति है। जो एमएसपी हटाने का जो मामला है यह क्या है? टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी के घर भरने का मामला है। इससे किसान का तो नुकसान होगा ही, लेकिन जनता का नुकसान होगा। 40-50 रुपए केजी की जो फूल गोभी होती है वो 100-200 रुपए केजी बन जाएगी तो हम भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। कोई टमाटर 30-40 रुपए केजी मिल रहे हैं वो 100-200 हो जाएंगे, हम भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। साथियों, गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था। एक भी महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ अंग्रेज काल में।
हम जंगलों में थे, आदिवासी लोग, कुछ लोगों के साथ में अछूत का व्यवहार होता था, गांव के बाहर रहते थे। जो शूद्र थे वो गांव के अंदर थे। भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। अंग्रेज काल में आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर महिला के ऊपर अत्याचार होता है। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद आया। गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद आया। गुलाम भारत में जब अंग्रेजों का राज था और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर हमको शिक्षा से वंचित रखा था, अंग्रेजों ने 1813 में शिक्षा का निर्माण किया था। लेकिन आज संविधान में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन राइट टू एजुकेशन का कानून बनाकर हमारे समाज का मेरिट खत्म कर दिया। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। यह समस्या किसने निर्माण की? अगर अंग्रेज आज अगर भारत में होते तो हम कैसे कह सकते थे कि हमारी समस्या अंग्रेजों ने निर्माण की? लेकिन यह समस्या निर्माण किसने की? कौन लोग है वो? इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग कौन है, जिस वजह से इतनी सारी समस्याएं निर्माण हुई। साथियों, 2 सितंबर 1946 को जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ। गांधी जी जो देश आजादी का आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी ने ऐलान किया, मिस्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, वो आजाद भारत में कैसे निर्माण हुई और किसने निर्माण की, उसकी कहानी बता रहा हूं, ताकि बीमारी कहां से शुरू हुई तो इलाज करना संभव हो जाएगा। गांधी जी ने ऐलान किया, क्योंकि क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के बाद में आदिवासी का इस समाज में कोई नेता नहीं था उस वक्त। 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई, उसके बाद में कोई नेता नहीं था। रहा सवाल जयपाल सिंह मुंडा जी का, जो 1925 में हॉकी टीम के कप्तान थे, फॉरेन एजुकेशन लिए हुए थे, इंडिया के हॉकी टीम के कप्तान थे, इस वजह से नॉमिनेट किया गया। अगर नहीं होते तो उनका भी नंबर नहीं होता कहीं पर लिस्ट में। मामला समझ रहे हो ना? उदाहरण को समझो, कुछ चीजें जो बताई जा रही है। वो हॉकी टीम के कप्तान थे 1925 में, फॉरेन एजुकेशन लिए हुए थे, इस वजह से नॉमिनेट, नहीं तो उनको भी नॉमिनेट नहीं करते थे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी के बाद में हमारे समाज में कोई लड़ झगड़ने वाला कोई व्यक्ति था क्या? कोई था व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कोई आंदोलन चलाया बिरसा मुंडा जी के बाद में? बाबा साहब अंबेडकर थे, लड़ाई लड़ रहे थे। जब गांधी जी ने ऐलान किया कि मिस्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है, तो बंगाल के लोगों ने, यह बंगाल साधारण भूमि नहीं है, यह ऐतिहासिक भूमि है, यहां के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। लेकिन क्रांतिकारी लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि क्रांति का उपयोग कहां और किधर करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लोग कभी कभी ज्यादा ही क्रांतिकारी होते हैं, और इतने होते कि दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने के बजाय आपस में ही टकरा देते, इतने क्रांतिकारी। ये बंगाल के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हैं। ये कर्जा है हमारे ऊपर, पूरे भारत के ऊपर बंगाल के लोगों का कर्जा है। अगर बंगाल के लोगों ने अगर बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर अगर भेजा नहीं होता तो संविधान का निर्माण नहीं होता, और ना मैं यहां पर होता और ना आप यहां पर होते। ये बंगाल के लोगों का कर्जा है पूरे भारत के ऊपर। जब यह ऐलान गांधी जी ने किया तो बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थे, 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक मलिक थे और दूसरे जोगेंद्रनाथ मंडल। मलिक ने बाबा साहब अंबेडकर को चिट्ठी लिखी और बंगाल बुलाया, और पहले व्यक्ति है जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्होंने खुद का इस्तीफा दिया और बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा। अभी का विधायक देगा इस्तीफा? देगा? हाँ? अभी का विधायक देगा? अभी का सांसद देगा इस्तीफा? जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस्तीफा दिया, तब जाकर बाबा साहब अंबेडकर को अवसर मिला और बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए। इतना बड़ा कर्जा है। 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खोलनार, जसोर,
फिरोजपुर, बोरीसा, ये 4 जिला से जब चुनाव जीत कर गए तो गांधी जी ने प्लान बनाया, षड्यंत्र किया और ये 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में दे दिया। अब पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया क्या था? पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया यह था कि जहां पर 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। अब ये पूर्व पाकिस्तान में जो 4 जिले दिए, उस 4 जिला में 71% हिंदू थे। वो एरिया भारत में रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को चुनवा कर भेजे नमशूद्रा लोग और मुस्लिम भाइयों ने। इसीलिए गांधी ने गुस्सा निकाला और 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में दे दिया। लोग कहते हैं गांधी अहिंसावादी थे, यह अहिंसा है क्या? गुस्से में 4 जिले पूर्व पाकिस्तान को दे दिए। 71% हिंदू थे, दे दिए। और बाबा साहब आंबेडकर को गांधी जी ने कहा, मिस्टर आंबेडकर, संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का लिखिए, जाइए, क्योंकि शरीर बाबा साहब का भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। बाबा साहब आंबेडकर ने ऐलान किया, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का आंदोलन एक जाति का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब का आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था। उसका उदाहरण है 18, 19, 20 जुलाई 1942 में जब बाबा साहब आंबेडकर ने नागपुर में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब अधिवेशन लिया तो 1500 जाति के लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की जाति है सिर्फ 47। कितनी जाति है? 47 महाराष्ट्र में। और कितने लोग उपस्थित थे? 1500 जाति के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 75,000 लोग थे, 50,000 पुरुष थे, 25,000 महिलाएं थी। तो बाबा साहब का आंदोलन तो एक जाति का था नहीं, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे थे। 1500 जाति के प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए थे, तब ना जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बंगाल से चुनवा कर भेजा। अगर बाबा साहब का जाति का या क्षेत्रीय आंदोलन होता तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी से कोई रिश्ता होता क्या बाबा साहब का? चलो मेरा ही उदाहरण पकड़ लो, मेरा कोई ब्लड रिलेशन वाला है क्या इस पश्चिम बर्धमान में? है? कोई नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर आया हूं तो यह ऑब्जेक्टिव रिलेशन है। मैं जिस मकसद के लिए काम कर रहा हूं, यहां के कार्यकर्ता उसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिलेशन। जोगेंद्रनाथ मंडल जी और बाबा साहब आंबेडकर के ऑब्जेक्टिव रिलेशन थे। और ऑब्जेक्टिव रिलेशन ये ब्लड रिलेशन से बहुत बड़े होते हैं, डेंजर होते हैं। जो बातें बताई जा रही साथियों, यह गुस्सा गांधी जी ने निकाला और 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में दे दिए और बाबा साहब को कहा कि मिस्टर आंबेडकर, अगर संविधान का निर्माण करना चाहते हो तो पाकिस्तान का करो। बाबा साहब का शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। बाबा साहब का राष्ट्रव्यापी संगठन था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। बाबा साहब आंबेडकर ने निर्णय लिया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं देता जो हमें संवैधानिक सुरक्षा ना दे। जो हमें संवैधानिक सुरक्षा नहीं देगा, ऐसे मैं किसी भी संविधान को मान्यता देने वाला नहीं हूं। तब जाकर बाबा साहब ने जो ये संघर्ष किया, उसके बदौलत बाबा साहब आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। और जब बाबा साहब आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने, जैसे ही चेयरमैन बने और जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो जब बाबा साहब आंबेडकर को अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, बाबा साहब आंबेडकर ने टोटल आर्टिकल 395 लिखे। उनमें से 65 आर्टिकल्स बाबा साहब आंबेडकर ने हम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए लिखे। जिन ब्राह्मणों ने हमको शिक्षा से वंचित रखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने हमको रिजर्वेशन इन एजुकेशन दिया। जिन ब्राह्मणों ने हमको संपत्ति से वंचित करके रखा था, तो हमारे लोगों को रिजर्वेशन इन एजुकेशन की वजह से दूसरा अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज। नौकरी की सैलरी आई, संपत्ति आई। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार मिला। आर्टिकल 330, 332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, जो 26 जनवरी 1950 के पहले नहीं था। आर्टिकल 21, 335 में शिक्षा का अधिकार, जो 1950 के पहले नहीं था। 15/4, 16/4 में नौकरी का अधिकार, जो 1950 के पहले नहीं था। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार 1950 के पहले नहीं था। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, जो 1950 के पहले शेड्यूल कास्ट को नहीं था। आर्टिकल 342 में आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन, जो 1950 के पहले हम लोगों को, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं था।
और SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, उनको बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक रिप्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का अधिकार दिया। यह अधिकार मिले संविधान में। और एक संविधान बाबा साहब आंबेडकर ने आदिवासियों के लिए बनाया, ना शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया, ना OBC के लिए बनाया, ना किसी अन्य समुदाय के लिए बनाया, लेकिन बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए स्पेशल राइट्स दिए। इसलिए संविधान में और एक संविधान, आर्टिकल 244, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, स्वायत्त शासन, यानी आदिवासी का खुद का राज होगा। अगर भारत सरकार से 1 रुपया नहीं मांगना है, आदिवासी अपना राज खुद चलाना है, तो राज चलाने के लिए पैसा चाहिए। कहां से आएगा? 6वीं अनुसूची से, मालकियत का अधिकार। उसमें लिखा जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा, और जमीन के अंदर जितने भी धातु है सारे आदिवासियों के मालकी के हैं, उनके ओनर आदिवासी है। यह विशेषाधिकार दिया। यानी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, छात्र नहीं था। ये संविधान की वजह से नेता, कर्मचारी, छात्र निर्माण हुआ, जो पहले नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने अभ्यास किया, मैंने रात दिन मेहनत की, इस वजह से मैं नौकरी पर लगा, डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिया, IIT IIM में गया, फॉरेन एजुकेशन लिया, IAS IPS IFS अधिकारी बना। बहुत लोग कहते हैं मैंने मेहनत की। इसका मतलब तुम तो विद्वान व्यक्ति हो भाई, मेहनत की। इसका मतलब खुद को आपने तैयार किया, आपकी लायकी तैयार की। तो आपके दादा परदादा नालायक थे क्या, जो चपरासी नहीं बन पाए और आप डॉक्टर बन गए मेहनत करके? मामला समझ में आ रहा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे दादा तो पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से डॉक्टर बने नहीं। पूछो क्यों पढ़े लिखे नहीं थे, सवाल पूछो क्यों पढ़े लिखे नहीं थे? तो वो कहते हैं कि उनको शिक्षा उस वक्त नहीं थी। क्यों नहीं थी? सवाल पूछने का क्यों नहीं थी, तो जवाब आता है, जैसे जैसे आप पूछते जाओगे तो जवाब आता है कि उस वक्त हम SC ST OBC को, माइनॉरिटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यह मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर हमको लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत, जो संविधान का निर्माण हुआ, उसकी बदौलत यह अधिकार मिले। आदमी विद्वान है, बुद्धिमान है, मेरिट में आया, रात दिन मेहनत कर रहा है, उसके नाम पर कोई अधिकार लिखा हुआ नहीं है। कोई संविधान में ऐसी कोई आर्टिकल ही नहीं है कि व्यक्ति के नाम पर कोई अधिकार लिखा हुआ। जो बातें आपको बताई जा रही, अधिकार है सोसाइटी के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर अधिकार नहीं है। इसलिए बामसेप 1978 में निर्माण हुआ। आज 42 ईयर्स हो रहे, 42 साल हो रहे बामसेप को। बामसेप ये एम्प्लॉइज फेडरेशन है, लेकिन भारत में किसी भी एम्प्लॉइज के लिए बामसेप काम नहीं करता, फिर भी लाखों जुड़ रहे हैं। बामसेप एम्प्लॉइज फेडरेशन है। SC ST OBC के लाखों कर्मचारी बामसेप के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बामसेप कर्मचारियों की किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं करता और ना ही उसके लिए बनाया गया। फिर भी लाखों कर्मचारी बामसेप के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं। यह जो देशव्यापी संगठन बामसेप का बना, यह कर्मचारियों के बदौलत बना, जिनके लिए बामसेप कुछ नहीं करता। उन्होंने बामसेप को देश भर में फैलाया। क्यों? कभी इसके बारे में सोचे आप लोगों ने? साथियों, यह अधिकार सोसाइटी के नाम पर लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लिखा हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास के नाम पर लिखा हुआ है। हम कितने बुद्धिमान और विद्वान हैं, इस नाम पर कोई अधिकार नहीं है। अगर यह शेड्यूल कास्ट के नाम पर है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है, OBC के नाम पर है, इसका अर्थ यह है कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन जो अधिकार मिला, यह किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। रिजर्वेशन इन सर्विसेज किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। मिला सोसाइटी के नाम पर। 100% लगाया परिवार के लिए, इक्वल टू सत्यानाश। क्यों सत्यानाश हुआ? हमारा क्यों सत्यानाश हो रहा है? क्यों अधिकार समाप्त हो गए? क्यों देश विकट परिस्थिति में चला गया? दुश्मन का काम दुश्मन जरूर करेगा। वो करेगा नहीं तो दुश्मन कैसे कहलाओगे? अगर आपका कोई दुश्मन है और आपके विरोध में कुछ नहीं करेगा, फिर भी आप दुश्मनी कहोगे। दुश्मन का काम दुश्मन करेगा। हमारा काम था समाज को तैयार करना दुश्मन का सर कुचलने के लिए। छोड़ो, इतना छोड़ो, कम से कम इतना ही अगर किया होता
कि जो अधिकार संविधान में हमको मिले वो अधिकार बचाने का काम अगर पढ़े लिखे लोगों ने किया होता, जिनको संविधान के द्वारा यह अधिकार मिले, अगर इतना भी हम लोगों ने किया होता तो भी अधिकार सुरक्षित होते। जो बातें आपको बताई जा रही, अगर इतना भी किया होता। अभी मैं 11 दिसंबर से इधर हूं। मैं एक उदाहरण कार्यक्रमों में देते रहता हूं कर्मचारियों को, बुद्धिजीवी लोगों को, कि भाई समाज के नाम पर नौकरी मिली तो 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए लगा लो, लेकिन 2 घंटे जिसके नाम पर मिली और खा रहे हो उसके लिए 2 घंटे दो। 7 दिन होते एक सप्ताह के, 6 दिन परिवार के लिए लगा लो, लेकिन 1 दिन समाज के लिए दो, क्योंकि नौकरी शिक्षा समाज के नाम पर मिली, उसको दो। चलो ये काम नहीं किया, लेकिन हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने अगर इतना ही काम किया होता कि जिस गांव में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस कौम में पैदा हुए और अधिकार की बदौलत अधिकारी बने, डॉक्टर वकील इंजीनियर बने, अगर उन्होंने इतना ही काम किया होता कि अपने उस गांव में जाकर, उस जाति में जाकर अगर सिर्फ इतना ही बताए होते कि मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं वकील कैसे बना, मैं इंजीनियर कैसे बना, तो हमारे समाज के गांव देहात के बच्चे मोटिवेट हो जाते। क्या कर्मचारी ने ऐसा किया? गांव से शहर में आया, शहर में आकर बंगला बांधा, क्या वो अपने गांव की तरफ, जाति की तरफ, समाज की तरफ मुड़कर देखा? देखा ही नहीं। अगर इतना भी करता तो वो गांव के लोग, वो छोटे छोटे बच्चे मोटिवेट हो जाते। ऐसा नहीं किया। इतना तो भी काम किया, वो भी हमारे लोगों ने नहीं किया। मैं अधिकार बचा कर रखने की बात कर रहा हूं, वो भी नहीं किया। समाज के नाम पर जो अधिकार मिले इसके लिए 24 घंटे में 2 घंटे देने का मामला, वो भी नहीं किया। सप्ताह में 6 दिन परिवार के लिए, 1 दिन समाज के लिए नौकरी उनके नाम पर मिली, क्योंकि हम लोगों ने सर्टिफिकेट जोड़े, जाति के, समाज के कैटेगरी सारे सर्टिफिकेट जोड़े ना, तब ना मिली नौकरी। आप मेरिट में आए, इसी वजह से नौकरी थोड़ी मिली। अगर उस वजह से मिली तो सर्टिफिकेट क्यों जोड़े? अगर इतने विद्वान थे तो सर्टिफिकेट नहीं जोड़ने चाहिए थे। लोग बोलते हैं ना, समाज हमको क्या देता है जो समाज का काम करे? ये देता है समाज, ये अधिकार सोसाइटी ने हमको दिया। अगर किसी को नौकरी नहीं है और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये अधिकार सोसाइटी ने दिया, लेकिन वो बचाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। वो बचाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि 1990 में एलपीजी भारत में आया और एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का प्राइवेटाइजेशन हुआ। अब रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। उस गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरण किया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। इस वजह से भूमि अधिग्रहण कानून आया, आज खेती समाप्त हो रही है। इस वजह से भारत में एनआरसी आई। अब हम लोग इस देश के मूल निवासी है, अभी हमको नागरिकता साबित करनी होगी। हम इस देश के मूल निवासी, अब हमको नागरिकता साबित करनी होगी। और ये कौन पूछ रहा है? सरकार पूछ रहा है। सरकार मतलब कौन? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी किसकी है? ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मण कौन है? विदेशी है। जो खुद विदेशी है वो हमको कह रहा है नागरिकता साबित करो। क्या करोगे? किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत इसका हल है एनआरसी का? किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत हल है एनआरसी का? नहीं है। उनको बोलो समाज का काम करो, ना, समय नहीं है। अब एनआरसी आएगी ना, लाइन में खड़ा होगा अब, नहीं तो दौड़कर अभी हमारे पास आएगा कि मुझे बचाओ, ऐसा हो रहा है, मुझे बचाओ। क्यों बचाओ आपको? नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आपको क्यों बचाए? चलो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्या काम किया सोसाइटी के लिए जिसके लिए आपको बचाया जाए? नहीं, मेरे से गलती हुई। अच्छा, अब तेरी आंखें खुली 2020 में, अभी 21 शुरू हुआ, 10 साल से पीछे लग रहे। चलो काम करो भाई, काम करो, कम से कम अपने एरिया में तो कारवा बढ़ाओ। समय नहीं है। जैसे ही एनआरसी आया, अभी डॉक्यूमेंट जमा करना, तैयार करना भी शुरू कर दिया हमारे लोगों ने। जो बातें बताई जा रही, ये बातें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि ये जो अधिकार मिले, ये सोसाइटी के नाम पर हम लोगों को अधिकार मिले।
जो 1950 के पहले हमारे समाज में नहीं था। जब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी तो हम लोगों को ब्राह्मणों ने किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया, लेकिन उससे आगे हमारे लोगों के साथ में अछूत का व्यवहार किया, शूद्र का व्यवहार किया और एक समूह को जंगल की ओर खदेड़ दिया हजारों साल पहले, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से हजारों सालों से वंचित रहा। जिनके बुद्धि का अभी तक विकास नहीं हुआ वो आदिवासी समाज। यानी ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी, उनके बापजादों ने मनुस्मृति लिखी, हमको अधिकार से वंचित रखा। वंचित तो रखा ही, लेकिन हमको वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में हमारे साथ उच्च नीचता का व्यवहार किया। यह व्यवहार ब्राह्मणों के बापजादों ने किया। लेकिन हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया, किसी के पास पेन है? हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया तो यह वर्ण व्यवस्था थी। ये जो है ना इत्तू सा टोक दिख रहा है ना, ये है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो ये खड़ी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यस्य यष्टि अति शूद्र, ये खड़ी वर्ण व्यवस्था। हमको दबा कर रखा नीचे। हम दबे कुचले लोग हैं, हम दुखी लोग हैं, हम शोषित लोग हैं, हम पीड़ित लोग हैं। शूद्र, अति शूद्र, ये दबे कुचले लोग हैं, ऐसा दबा कर रखा। ये ब्राह्मणों ने मनुस्मृति बनाई और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था जब बनाई ऐसा रखा। लेकिन हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया तो ब्राह्मणों को नीचे नहीं गिराया। ध्यान रखो, बहुत खास बात। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, हमको नीचे दबा कर रखा, लेकिन हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया तो हमारे बाप ने ब्राह्मणों को नीचे नहीं दबाया, बल्कि दबे हुए लोगों को उठाया। मामला समझ में आ रहा है? ब्राह्मण ऊपर है, इनको ऐसा नीचे नहीं दबाया, बल्कि जो दबे हुए लोग थे तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने, ये देखिए, दबे हुए लोगों को ऐसा ऊपर उठाया। और ऊपर उठाकर ऐसा नहीं किया तो इक्वेलिटी का अधिकार दिया, जो ब्राह्मणों के बापजादों ने नहीं किया। बाबा साहब आंबेडकर ने इक्वेलिटी का अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? अगर ब्राह्मण आईएएस अधिकारी बन सकता है, अछूत भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? अगर अंबानी को वोट का अधिकार होगा तो टोटो चलाने वाले को भी होगा। इक्वेलिटी। अगर अंबानी के वोट के अधिकार की ताकत और कीमत जितनी होगी उतनी टोटो चलाने वाले वोट के अधिकार की ताकत होगी। यह इक्वेलिटी का अधिकार दिया है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, इतना गंभीर मामला है। यह अधिकार हम लोगों को संविधान में मिले, महापुरुषों के आंदोलन की वजह से मिले, और यह अधिकार समाज के नाम पर मिले। लेकिन हम लोगों ने लगाया परिवार के लिए, 100% लगाया। इस वजह से सारा सत्यानाश हुआ। इस वजह से क्या हुआ? ना हम लोग अधिकार को बचा पाए और ना हम लोग संविधान को बचा पाए। अब संविधान खत्म हो चुका है, एक अधिकार बचा हुआ है। पूरा संविधान समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, और वो अधिकार है बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। बाकी संविधान तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं संविधान समाप्त तो हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, वो भी अधिकार बोलने का अधिकार। अगर ये बोलने का अधिकार अगर समाप्त हो जाए तो आप अंदाजा लगाइए परिस्थितियां हमारे साथ क्या हो सकती है। आज बोलने का अधिकार है तो अभी पुलिस स्टेशन में हम एससी एसटी ओबीसी की माइनॉरिटी की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। अगर बोलने का अधिकार खत्म हो जाए तो संविधान में अभी सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, इतना ही ध्यान रखो। अभी बाकी तो सारे खत्म हो चुके हैं। यह आंदोलन की बदौलत हुआ, यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बदौलत संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बदौलत हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बदौलत हम लोग चपरासी से कलेक्टर बने। यह कभी मत भूलना, यह किसी एक जाति के आंदोलन की वजह से नहीं, यह किसी एक प्रांत के आंदोलन की वजह से नहीं, यह किसी जिला या तहसील के आंदोलन की वजह से नहीं। यह जो अधिकार आपको मैं बता रहा हूं, यह अधिकार मिले हमको राष्ट्रव्यापी आंदोलन की वजह से, राष्ट्रव्यापी संगठन की वजह से। हमें भी अगर अधिकार को बचाना है, हुक्मरान बनना है,
तो सबसे पहले हमारे अंदर सोच डेवलप करनी होगी कि हमें भी राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। सोच पहले निर्माण करनी होगी। विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। आपके अगर ये विचार में परिवर्तन नहीं रहेगा तो जाति का गर्व महसूस करोगे। अगर आपके ये विचार में अगर परिवर्तन नहीं रहा तो जाति का गर्व महसूस करोगे, और जाति गर्व भाव से समाज जागृति नहीं होती। जाति ये ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। जाति दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, भारत में जाति है, और यह जाति ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। ब्राह्मणों ने जाति बनाई और ब्राह्मणों ने कहा भगवान ने जाति बनाई। अगर जाति भगवान ने बनाई, अगर दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, तो भगवान को अमेरिका लंदन में पैदा होने के लिए क्या तकलीफ हुई थी? उधर जाति नहीं है। क्या फिर हम लोग ऐसा समझे कि भगवान को भारत के बाहर कौन से देश है इसकी जानकारी नहीं थी? क्या हम लोग ऐसा समझे कि भगवान के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा नहीं था? क्या हम लोग ये समझे कि भगवान के पास कोई मैप नहीं था कि इस सृष्टि में भारत के अलावा भी और अन्य देश है? क्या इसकी जानकारी भगवान के पास नहीं थी? अगर आर्टिफिशियल भगवान होंगे तो बिल्कुल नहीं थी। जो ब्राह्मणों ने बनवाए हुए भगवान अगर होंगे तो नहीं थी। मैं 200% कहता हूं कि भगवान के पास बिल्कुल यह जानकारी नहीं थी कि भारत के अलावा कोई अन्य देश है। आप बोलेंगे ये भगवान के ऊपर इतना बड़ा आरोप, ये इतना बड़ा आरोप, आप सोचेंगे। मैं बोल रहा हूं कि ये भगवान के पास बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि भारत के अलावा कोई अन्य देश है। बिल्कुल जानकारी नहीं थी, ये कह रहा हूं मैं। क्यों? इसका जवाब ही भगवद गीता में लिखा हुआ है। वो कहते हैं ना, सभी समस्या का समाधान भगवद गीता में। तो भगवद गीता में लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भारत पर संकट आएगा तब मैं आऊंगा। क्यों? अमेरिका पर आया था तब नहीं आया, जापान पर आया था तब नहीं आएगा, है? बांग्लादेश पर आएगा संकट तब नहीं आएगा। इसका मतलब उनको जानकारी होगी तब ना कहेगा। जानकारी भारत के बारे में थी इसलिए लिखा भारत के बारे में। अगर दुनिया के बारे में होती तो लिखता कि दुनिया में अगर संकट आएगा मानव सृष्टि के ऊपर तो मैं आऊंगा। लिखा ही नहीं। ब्राह्मणों ने प्रचार किया जाति भगवान ने बनाई, दुनिया में कहीं पर भगवान नहीं है। भगवान विषमतावादी नहीं होते, भगवान सब समतावादी होते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। अगर सबका मालिक एक है तो जाति 6743 क्यों बनाई? अगर सबका मालिक एक है तो विदेश में जाति नहीं, भारत में जाति क्यों बनाई? फिर दूसरा, ब्राह्मणों का यह झूठ पकड़ा गया तो ब्राह्मणों ने प्रचार किया जाति कर्म से बनी। कर्म का मतलब क्या? जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया, जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया, और जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुंभार या प्रजापति कहा गया। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, पानी पीने वाले लोग हैं, मटके बेचने वाले लोग हैं, कुंभार या प्रजापति नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं लेकिन धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं लेकिन दर्जी नाम की जाति नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कर्म से भी जाति नहीं बनी। फिर जाति कहां पर है? तो जाति जानवरों में, घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। यह जाति जानवरों में है। घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, इनको एक ही नाम है जानवर। सही कह रहा हूं? घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, इनको एक ही नाम है जानवर। और इसीलिए घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवर के आकार प्रकार स्वरूप से पहचान लेते हो ये किस जाति का जानवर है? क्या इंसान के आकार प्रकार स्वरूप से पहचान लोगे ये किस जाति का है? ये ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्य के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवरों में जाति है, इंसान में जाति नहीं है। यह जाति कब बनाई और किसने बनाई?
ये जाति बनाई एक पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने। जब मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ की हत्या हुई, उसके बाद में जातियों का निर्माण हुआ। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं हैं, हम जातियों में बांटे हुए लोग हैं। भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% ब्राह्मणों ने इस देश में बहुत बड़ा विभाजन किया और इस विभाजन का नाम है जाति व्यवस्था। इसलिए कहा कि जाति ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। इस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। यही हथियार उनका है कि हम लोग इकट्ठा ना हो। यह उदाहरण काय के लिए बताया? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो एक जाति का आंदोलन नहीं था, एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी संगठन था, राष्ट्रव्यापी नेतृत्व था। तब जाकर हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। अगर आप आजाद होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को आजाद करो, नहीं तो काम ही मत करो। सबसे पहले अपने दिमाग को आजाद करो। क्या आजाद करो? कि अगर आजादी चाहते हो तो आपकी सोच राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए। आजादी अगर चाहते हो तो आपकी सोच जो है देशव्यापी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच जातिव्यापी, प्रांतव्यापी, भाषाव्यापी होगी तो आप आजादी का आंदोलन नहीं चला सकते। जब चला ही नहीं सकते तो समाज को मूर्ख बनाने का मामला नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, फिर काम छोड़ दो। जिनको बात समझ में आई, अगर वो सोच ये राष्ट्रव्यापी सोच बनाकर अगर काम नहीं करेगा, क्षेत्रीय सोच बनाएगा, जातीय सोच बनाएगा, भाषावादी सोच बनाएगा, तो आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला नहीं सकते। पूर्व शर्त है आंदोलन की, आपकी सोच राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए, आपकी सोच देशव्यापी होनी चाहिए। यह अधिकार हमको मिले, यह आंदोलन की बदौलत अधिकार मिले। आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। अगर गांधी जी अगर सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो फिर हमारे लोगों को संख्या के अनुपात में टिकट क्यों नहीं दी? अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, फिर 1952 के चुनाव में कांग्रेस